दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास खंड के अंतर्गत इतिहास के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनैतिक स्रोत। तो आप जानते हैं बीते हुए युग या बीते हुए समय की घटनाओं के अध्ययन के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक हैं, या साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसमें सही कथन आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, आपको बताना है। तो ये है ऋग्वेद। ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण में से। तो सही उत्तर है पुराण। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद ये श्रुति ग्रंथ के अंग हैं, जबकि पुराण इसका भाग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो वह उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है यानी नहीं है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर महाभारत। तो सही उत्तर महाभारत। ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इस ग्रंथ में ये दावा है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। ये महाभारत में वर्णित है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका। तो आप जानते हैं त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत हैं। इनको ज्ञान की पिटारियां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है वार्तालाप से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी तुलना मैकियावेली के ग्रंथ प्रिंस से की जा सकती है। तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला और राज्य को शक्तिशाली बनाने के सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की महत्वपूर्ण पुस्तक है, राजनीति और कूटनीति की। और ये ग्रंथ जो है इसकी तुलना आधुनिक युग के चिंतक मैकियावेली के द प्रिंस ग्रंथ से की जा सकती है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो उत्तर है राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये प्रथम तिथिबद्ध और क्रमबद्ध रूप से लिखा गया इतिहास है। इसमें कश्मीर के राजवंशों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दोस्तों कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है यहाँ पर आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कल्हड़ की राजतरंगड़ी में इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अष्टाध्यायी। तो ये संस्कृत ग्रंथ है और अष्टाध्यायी आप जानते हैं पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है जो कि सूत्र शैली में लिखा हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है और आप जान लीजिए कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो आप जान लीजिए महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है, तो सही उत्तर अग्निमित्र। दोस्तों आप जान लीजिए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो है ये एक नाटक है, इसका नायक अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित कृति है। अगला है विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप जानते हैं विक्रमांक देव या विक्रमांक चरित जो है इसके लेखक बिल्हड़ हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो पृथ्वीराज रासो। और रासो ग्रंथ परंपरा में चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये पृथ्वीराज और उनके जीवन तथा कार्यों पर आधारित है। साथ ही साथ उसमें तत्कालीन युग की कई अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, नियार्कस, एनासिक्रिटिसियस, एरिस्टोबुल्स या हेरोडोटस, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। आप जान लीजिए कि हेरोडोटस ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या इत्सिंग ने, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन ए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक महत्वपूर्ण कृति जिससे कि भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है, जियोग्राफिया। जियोग्राफिया की रचना किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। तो जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो के द्वारा की गई है। इसमें प्राचीन भारत का अन्य राज्यों से होने वाले जो व्यापार है उसके बारे में भी वर्णन है और कई प्रमुख बंदरगाहों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अगला है प्लिनी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपको बताना है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो प्लिनी इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। अगला है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी, तो दोस्तों आप जान लीजिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की है। अगला प्रश्न है कि फाहियान कहाँ का निवासी था, तो आप जान लीजिए कि फाहियान जो है ये चीन का निवासी था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो हर्षवर्धन वेनसांग। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन को, तो सही उत्तर है पाल साम्राज्य को
अरब यात्री सुलेमान ने रोहमा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण इतिहासकार था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में महत्वपूर्ण इतिहासकार था। अगला प्रश्न आसान सा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपको बताना है। तो इब्न बतूता दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था। अगला है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जिसका समयकाल 1443 से 1444 ईस्वी था, जो है इसने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो उत्तर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सही उत्तर है दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में जो है हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई कराई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो आप जानते हैं कि ये भारतीय हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी। एक और प्रश्न पूछा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत। ऐसे तो सिक्कों का अध्ययन ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व क्यों है? तो सही उत्तर हो जाएगा बोगज कोई या एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है प्राकृत और ब्राह्मी। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई या ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर शरेकुना कंधार से। याद रखिएगा दोस्तों, शरेकुना कंधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा अभिलेख यानी पाकिस्तान से और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर खरोष्ठी लिपि का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपको बताना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये खरोष्ठी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है जो है किससे? तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख वासुदेव से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपको बताना है। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो सही उत्तर है शक छत्रप रुद्रदामन के द्वारा। रुद्रदामन के द्वारा सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन के दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ये आपका जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? आपको बताना है। तो उत्तर है प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था? तो याद रखिएगा, हरिशेण जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जो कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। अगला प्रश्न है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो याद रखिएगा, मेहरौली दिल्ली स्तंभ का निर्माण जो है ये किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है चतुर्थ सदी में या चौथी सदी में हुआ था और ये प्राचीन भारतीय लौह कला का उत्कृष्ट नमूना है। अगला है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्र राजा के स्मृति में जो है लौह स्तंभ निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको बताना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। और एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपको ये भी बताना है। तो सही उत्तर है भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख, जहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य का लिखित या सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आपको बताना है। तो उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय का। अगला है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप जान लीजिए, ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो याद रखिएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है और इसके ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रविकीर्ति ने कालिदास के समतुल्य अपने को माना है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजराज प्रथम ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राजा राज ने किया था। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन है उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम या इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर उत्तर मेरूर अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किस सिक्के को, तो सही उत्तर आपका जान लीजिए। भारत में प्राचीनतम मुद्रा जो है दोस्तों, ये आहत सिक्कों को माना जाता है, जो कि पंच करके बनाए जाते हैं, इसलिए इन सिक्कों को पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, ये अगला प्रश्न है। तो इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा या सोने की सिक्के चलाए थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, तो कुषाण वंश ने सबसे पहले सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, तो सही उत्तर सीसा के बने थे। सातवाहनों ने शीशे की मुद्राएं चलाई थीं। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने, तो सही उत्तर कुषाण शासकों ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। अगला प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो आप जान लीजिए गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अरिकामेडु जो कि प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था, यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में अन्य देशों से व्यापार होता था। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर आपका भीमबेटका जो है गुफाओं में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसे मानव निर्मित प्रथम चित्रकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे, तो सही उत्तर है बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, तो आप जान लीजिए दोस्तों अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है, आपको बताना है। तो प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री की रचना लैटिन भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो सही उत्तर चचनामा जो है सिंध का इतिहास है और मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था, श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध का, तो सही उत्तर याद रखिएगा मागध, ऑप्शन डी। दोस्तों भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्त, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाओं को याद करने का व्यवसाय मागध का होता था। अगला है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 518 से 522 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रबतक अभिलेख का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है, जो कि कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उत्तर है हेरोडोटस ने। दोस्तों आप जान लीजिए भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया या सबसे पहले पढ़ा था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई थी।
प्राचीन भारत के इतिहास या इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में जो अध्याय है ऐतिहासिक स्रोत, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि, ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लुसेंट जी के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अध्याय ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।